नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आर्म्स एक्ट से संबंधित कानूनी जानकारी देंगे। हथियार रखने पर भी कानून का पालन करना पड़ता है। इस कानून को आर्म्स एक्ट के रूप में जाना जाता है। हथियार से जुड़े कानून को आर्म्स एक्ट की संख्या दी जाती है। एक्ट लाइसेंस के बिना बंदूकों की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री, इस्तेमाल, ट्रांसफर आदि पर प्रतिबंध लगाता है। एक आदमी कितने हथियार रखे इस पर भी प्रतिबंध है। हथियार रखने के लिए लाइसेंस जरूरी है। लाइसेंस के बिना प्रतिबंधित बंदूकों को रखने पर भी 7 से लेकर आजीवन कारावास तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान करता है। ये तो थी खैर बुनियादी जानकारी। आर्म्स एक्ट से जुड़ी हुई कानूनी पहलू की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता बबीता झा जी। बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, तो बबीता जी आपको आर्म्स एक्ट से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगी। अगर आपका भी कोई सवाल है हथियार रखने या फिर इसके इस्तेमाल से जुड़ा हुआ तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी है। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आज जब बात होगी आर्म्स एक्ट से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी की। और चलिए बबीता जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल बबीता जी आपसे कि आर्म्स एक्ट का मकसद क्या है? क्या ये हथियारों के नियंत्रण के लिए है? नहीं, ये हथियारों के नियंत्रण के लिए नहीं है। हथियारों के अवैध प्रयोग के नियंत्रण के लिए है। अवैध मतलब जिसका गैर जरूरी हो, किसी और को कोई खतरा हो, आप अपनी सुरक्षा के लिए या जरूरी जहाँ पर है, जैसे आर्म फोर्सेज है उनके लिए जरूरी है, पुलिस है उनके लिए जरूरी है। और हथियारों के भी कई कैटेगरी होते हैं। कुछ होते हैं जिनको हम हथियार के रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो इंस्ट्रूमेंट की तरह होते हैं, जैसे खेती में काम आने वाली दराती। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तलवार, जिनका दूसरा यूज भी हो सकता है। तो यहाँ पर रेगुलाइज किया जा रहा है। पहले से इसके लिए जो लॉ थे उसको थोड़ा संशोधित किया गया, थोड़ा सा रेगुलर किया जा रहा है इस माध्यम से। मूल मकसद इसका ये है। जी ठीक है। ये बताइए कि आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हो चुका है और ये कानून आर्म्स एक्ट 1959 में संशोधन करके लाया गया है। आर्म्स एक्ट में बुनियादी बदलाव हुए हैं, कैसे देखते हैं? इसमें 3-4 जो सबसे बुनियादी बदलाव हैं। सबसे पहला तो यह है कि इसमें जो पहले एक लाइसेंस से 3 बंदूक रखा जाता था और इसका जो ड्यूरेशन होता था एक लाइसेंस का, वो 3 साल के लिए होता था। अब ये ड्यूरेशन 5 साल कर दिया गया और 3 को पहले 1 था, लेकिन अभी एट प्रेजेंट 2 है। एक लाइसेंस से आप 2 रख सकते हैं, लेकिन इस 2 में वो इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे कि सपोज मेरे फादर या दादाजी के नाम से उनकी डेथ हो गई तो मेरे पास आ जाए सक्सेशन से, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। दूसरी बात है कि इसमें कुछ लॉ, कुछ सजा को बढ़ाया गया है, पनिशमेंट स्ट्रिक्ट किया गया है। लाइक शादी विवाह में जैसे हमारे आर्म्स यूज होते हैं। अब बहुत सारे रिसेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जो एक्सीडेंटली डेथ हो गई है, लोगों की इंजर्ड हुई है। बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर अपने ये जिसको सेलिब्रेटिंग फायरिंग कह सकते हैं, या अपना ये दिखाने के लिए, पावर दिखाने के लिए कहीं व्हीकल में गन लहराते हुए चढ़ रहे हैं, उस टाइप का फोटो और वीडियो अपलोड करने लगे थे। इन सब चीजों को रोकने के लिए इनको थोड़ा सा पनिशमेंट को हार्ड किया गया है। तीसरी बात है कि इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन को इन्वॉल्व किया गया है। और चौथी जो मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज लगता है मुझे, वो है बंदूकों की ट्रैकिंग। जैसे कि हमारे यहाँ जितनी लीगल है लाइसेंस होगा, उससे ज्यादा बिना लाइसेंस की इलीगल वेपन्स हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए ये किया गया कि जो लाइसेंस वाले बंदूक हैं, अगर लाइसेंस लेकर हम खरीद रहे हैं तो वो ट्रैक होता रहेगा कि बंदूक कहाँ है, किस, अगर हमने सपोज किसको सेल किया किसी को, हालांकि जिसको लाइसेंस है उसी को सेल किया जा सकता है, उसके बहुत सारे रूल रेगुलेशन है, लेकिन हमने सेल किया, अब हमारे पास नहीं है, हमने सरेंडर कर दिया, तो वो हम अभी उस बंदूक की क्या कंडीशन है, अभी उस वेपन की क्या कंडीशन है, इसको ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए हैं 2019 के अमेंडमेंट से। जी ठीक है।
ये बताइए कि हथियारों के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया क्या रहती है और एक व्यक्ति कितने हथियार या बंदूक रख सकता है? क्या अलग अलग लाइसेंस लिए जाते हैं अलग अलग हथियारों के लिए? जी, इसकी प्रक्रिया होती है, हर स्टेट में थोड़े बहुत चेंज है, लेकिन लगभग जो मेन प्रक्रिया यही है कि उस जिले का जो जिला अधिकारी होता है, मजिस्ट्रेट होता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो एक लाइसेंस देता है। उस लाइसेंस के लिए फॉर्म ए कहते हैं उसको, एक फॉर्म होता है, उसको फिल करके देना पड़ता है। उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जिसमें इलेक्शन आई कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सेक्शन प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, फिटनेस, फिजिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। उसके बाद जब उस सारे डॉक्यूमेंट्स की जो लोकल पुलिस होती है वेरीफाई करती है, वेरिफिकेशन रिपोर्ट जब मिल जाता है उसके बाद सामने जाना पड़ता है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, लाइसेंसिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनके सामने। और वहां जाके वो हमसे बातचीत करते हैं और लगता है सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हमको दिया जाना चाहिए, तो वो ग्रांट करते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है लाइसेंस अक्वायर करने की। एक लाइसेंस पर एट प्रेजेंट 2 गन रखा जा सकता है, इससे ज्यादा जनरली परमिशन नहीं मिलती है। सपोज जैसे आर्म फोर्सेज में है कोई, उसको भी डिपार्टमेंट की तरफ से मिलता है, उसे डिपॉजिट कर दिया सकता है, कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन में मिलता है। सपोज कि जो आर्म्स डीलर्स होते हैं, आर्म्स जो बेचते हैं, शॉप जिनका होता है, ऑब्वियसली उनको तो 2 से ज्यादा रखना पड़ेगा। थर्ड, जैसे शूटिंग रेंज होते हैं जो स्पोर्ट्स के लिए यूज करते हैं, शूटिंग क्लब्स होते हैं, वहां पर टारगेट की ट्रेनिंग दी जाती है, स्पोर्ट्स पर्सन है उनको ट्रेनिंग दी जाती है जो शूटिंग करने के लिए, उनको एग्जम्पशन है तो वो इससे ज्यादा रख सकते हैं। जो डीलर है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, लाइसेंस शुदा जो भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, स्पोर्ट्स क्लब हो, राइफल क्लब्स होते हैं, उन सब के लिए है कि 2 से ज्यादा रख सकते हैं, अदरवाइज जनरली नहीं मिलता है परमिशन, 1 या 2 इतने ही का ही लाइसेंस मिलता है। जी, ये बताइए कि अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी क्या आर्म्स लाइसेंस जारी हो रखे हैं? इसके बारे में कुछ बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए। नहीं मैम, जारी नहीं हो रहे हैं, एप्लीकेशन हो रहे हैं। फिजिकल आर्म्स में 2 चीज कहूंगी। जैसे हम गाड़ी की ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं तो पहले हमें एक टेस्ट देना पड़ता है कि मुझे ड्राइविंग आती है, तभी हमें लाइसेंस मिलता है। आर्म्स भी ऐसी चीज है, जैसे पुलिस है या आर्म्स फोर्सेज के पर्सनल हैं, उनको ट्रेनिंग दी गई होती है, उन्हें पता होता है कि कैसे चलाने है गाड़ी, ये गन या वेपन। लेकिन जो आम लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें इस टाइप की कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, तो कई बार एक्सीडेंटली फायर हो जाता है, या उनको प्रॉपर केयर नहीं रख सकते हैं। हमेशा कई बार न्यूज आता है कि साफ सफाई के दौरान चल गई गोली, या गलती से चल गई गोली, इस टाइप का हो सकता है। इसलिए उनको ये भी है कि लाइसेंस देने से पहले ट्रेनिंग का भी प्रोविजन किया गया है बहुत सारे स्टेट में, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के लिए उनको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है, वेरिफिकेशन के बाद एक बार इंटरव्यू में उनको फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है, लेकिन एप्लीकेशन और जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड किया जा सकता है ऑनलाइन। तो इसमें फिजिकल और वर्चुअल दोनों मिक्स है प्रोसीजर। लाइसेंस डाउनलोड किया जा सकता है ऑनलाइन। जी, अच्छा, ये बताइए कि थोड़ा सा अपडेट हुआ है, बट पूरा ऑनलाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बताइए कि अवैध हथियार रखने पर कौन सी धारा लगती है? अवैध हथियार के लिए धारा जो है वो 25 के अंदर ही, एक्चुअली आर्म रखने से रिलेटेड जितने भी सेक्शन है, जितने भी क्राइम है, वो मोस्टली 25 के अंदर कवर है, हम पनिशमेंट क्या उसमें लगाया गया है। तो अवैध का मतलब हुआ जो कि प्रोहिबिटेड है, तो इसको डिफाइन करता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 अवैध अस्त्र शस्त्र, अवैध वेपन्स और जो अवैध गोला बारूद है, दोनों को ही डिफाइन करता है। तो इसलिए डिफिनीशन मिलेगा सेक्शन 2 में और पनिशमेंट मिलता है सेक्शन 25 में। ये बताइए कि सजा और ज्यादा सख्त हुई है क्या, और जुर्माना भी बढ़ गया है क्या इस पूरे संदर्भ को लेकर, अगर हम देखें इसके बारे में बताएं। 2019 में बढ़ाया गया है और पनिशमेंट सख्त की गई है और जुर्माना भी बढ़ाया गया है। जैसे फायर आर्म्स, अभी हम लोग बात कर रहे थे, हर्ष फायरिंग जिसको कहते हैं, सेलिब्रिटी फायरिंग, शादी वगैरह में जो हम चलाते हैं, तो उसके लिए अब 2 साल की सजा हो गई है, और 7 साल की सजा, 2 लाख जुर्माना, जो पहले 1 लाख था। ऐसे बहुत सारे क्राइम्स हैं, जैसे ट्रैफिकिंग है, इलीगल ट्रैफिकिंग जिसको बोलते हैं, स्मगलिंग,
उसके लिए पनिशमेंट था। ऐसे बहुत सारी सजा ऐसी हैं जिसका पनिशमेंट लाइफ तक जाता है, उसमें मिनिमम किया गया है। जैसे मिनिमम आपका 10 साल या 7 साल, मैक्सिमम लाइफ हो सकता है। तो उससे पहले एक केवल ऐसा अपराध है जिसके लिए अगर कोर्ट देना चाहे 7 साल से कम की सजा, उसे पनिशमेंट बताना पड़ेगा कि उसने 7 साल से कम की सजा क्यों दे रहा है, रीजन बताना पड़ेगा अपने जजमेंट में। अदरवाइज जो है कि मिनिमम अभी प्रिस्क्राइब कर दिया गया है, पहले से प्रिस्क्राइब था लेकिन कुछ कर इनहांस कर दिया गया है। इसलिए जनरली अभी जितनी सजाएं मिनिमम 2 साल से लेके मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की है। और सजा दी है सब में, लगभग सारी सजाओं के साथ सब में जुर्माना का प्रोविजन है। कोर्ट जुर्माना भी लगा सकती है और इसका जुर्माना का जो ये क्वांटिटी है वो बढ़ा है। तो मतलब ये कहा जा सकता है पूरी तरह से कि हर्ष फायरिंग भी गैर कानूनी ही है। हाँ, अब बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इस पर सजा और भी कड़े करने का प्रोविजन है, क्योंकि सजा ये खेलने की चीज नहीं होती है। गन वगैरह से किसी की जान जा सकती है, ये आपको अपने डिफेंस के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए दिया जाता है। ये मौज मस्ती के लिए अपनी पावर दिखा रहे हैं, कहीं बाराती में चला रहे हैं, जान जा रही है तो जा रही है, लेकिन आप अपनी पोजीशन दिखाने के लिए किसी को थ्रेट तो दे रहे हैं। तो ये बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा है। सरकार इसको और भी कड़ा करने का प्रोविजन ला रही है। जी, आर्म्स एक्ट के तहत बेल के क्या प्रावधान रहते हैं? बेल जैसे होता है कि जो सीरियस मामले में है उसमें कोर्ट देती है, जो बहुत ज्यादा सीरियस होता है उसमें कोर्ट भी बहुत सोच समझ कर ही देती है। इसमें जनरली जितने भी एक्ट हैं, कुछ को छोड़ के 7 साल, 10 साल, आजीवन ऐसे सजा है। इसलिए वो जमानत वहां नहीं मिलेगा। जैसे और इसमें जैसे अगर किसी का हमने इलीगल रखा है, ये यूज कर रहे हैं वेपन, एक तो रखना हो गया, अगर हम उसका यूज भी कर रहे हैं उससे किसी को खतरा होता है। सपोज कि मैंने कहीं चलाया, अपने किसी को इंटेंशनली मारने के लिए नहीं, बस ऐसे मेरे पास गन है, मैंने चलाया, सेलिब्रेशन हो, बर्थडे हो या किसी भी खुशी के मौके पे, लेकिन किसी की डेथ हो गई या कोई घायल हो गया, तो यहाँ आईपीसी का जो है 304, 307 वो सेक्शन मर्डर का या अटेम्प्ट टू मर्डर का, इंटेंशनली मर्डर के, ये सारे सेक्शंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो उस सिचुएशन में हम आर्म्स एक्ट के साथ साथ आईपीसी भी लग जाएगा, अदर लॉ जो है वो भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो वहां पर ये और सेक्शन 25, 27 जो आर्म्स एक्ट का है वो प्रोविजन करता है पनिशमेंट का। तो इसमें सारे गंभीर मामले हैं, ये गैर जमानती हैं, यहाँ जमानत नहीं मिलती। कोर्ट चाहे तो परमिशन दे सकती है, कोर्ट को डिस्क्रिप्शन होता है बेल देने का, कुछ बहुत ही सोच विचार करके, बहुत ही अच्छे से स्क्रूटनी करके बेल मिलती है। बहुत कम रेयर रही है जो कि इसमें बेलेबल ऑफेंस है, अदरवाइज नॉन बेलेबल ऑफेंस ही ज्यादा है। इसलिए इसमें फंसने पर बेल के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये बताइए कि आर्म्स एक्ट का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, इसके बारे में बताइए कैसे गलत इस्तेमाल होता है, किस केस में होता है? आर्म्स एक्ट की बात जो है कि आपको आर्म्स एक्ट लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है कि आप इसका यूज करो, लेकिन जब हम लाइसेंस शुदा एक्ट वेपन्स का भी हम गैर कानूनी यूज कर सकते हैं। वेपन हमारे कानूनी है लेकिन हम यूज कर सकते हैं। सपोज कि अगर हमारा गैर कानूनी लाइसेंस शुदा मेरे पास गन है, मैंने किसी को थ्रेट देने के लिए इसका यूज कर रही हूँ, अपनी पावर दिखाने के लिए यूज कर रही हूँ, किसी भीड़ में चला रही हूँ, जैसे सेल्फ डिफेंस के लिए मैं चलाऊं तो वो लीगल यूज है उसका। लेकिन अगर मैं भीड़ पर चला रही हूँ, किसी का झगड़ा हुआ, अपने पावर दिखा रही हूँ, तो ये उसका इलीगल यूज हो जाएगा। इलीगल यूज के और भी कई हैं कि तरीके हो सकते हैं कि मैंने अपनी गन को किसी को रेंट पे दे दिया या गिफ्ट कर दिया, ये सब इलीगल यूज है। थ्रेट के लिए मतलब जिस पर्पज से वो नहीं है। सपोज कि मैंने लाइसेंस ले लिया है एक गन का, मुझे चलाने भी आती है, मेरे पास एक ऐसा है जो खिलौने की तरह गन लगता है, खिलौना जो गन की तरह लगता है, मैं उसको थोड़ा सा चेंज करके उसको मैं गन बना सकती हूँ। तो मेरे पास एक गन का लाइसेंस है लेकिन मैंने एक फिट किया, दूसरा या तीसरा गन रख लिया। इस टाइप से लाइसेंस का भी इलीगल यूज हो सकता है। इस एक्ट का मैं नहीं कहूंगी, ये यूज है लाइसेंस वाले वेपन्स का मिस यूज है, ये हो सकता है, उसमें भी पनिशमेंट मिल सकता है। गैर कानूनी जो है बिना लाइसेंस का गन रखना, प्रोहिबिटेड गन या कोई भी वेपन्स या सामग्री रखना, गोला बारूद जिसे कहते हैं,
अपने आप में ऑफेंस है, मतलब मेरे पास है, पनिशेबल हूँ मैं। लेकिन जब गैर कानूनी का मतलब ये हुआ कि रखना पॉसिबल ये नहीं है, पनिशेबल नहीं है, लेकिन अगर मैं उसका कुछ यूज कर रही हूँ तो वो पनिशेबल हो जाएगा। तो इसलिए एक्ट का मिसयूज पॉसिबल है, इस टाइप से होता है। ये हर्ष फायरिंग की जो हम बात कर रहे हैं, मिसयूज ही तो है इस एक्ट का। जी ठीक है। मैम ये भी बताइए कि अवैध हथियारों की तस्करी के लिए आर्म्स एक्ट में क्या प्रावधान है? और सिंपल हथियारों की तस्करी का अगर है 7 साल मिनिमम से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है, 14 साल। लेकिन अगर वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, 7 से 14 सिंपल हथियार के लिए। अदरवाइज ये लाइफ तक ये एक्सटेंड किया जा सकता है, यही इसका पनिशमेंट है। जी, इस अधिनियम के तहत किस प्रकार के हथियार और गोला बारूद निषिद्ध है? प्रोहिबिटेड। जी 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 बिल्कुल। एक्चुअली इसका जो कई क्लास में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो यहाँ पर जो सेक्शन 2 है वो एक इलीगल प्रोहिबिटेड गोला बारूद और प्रोहिबिटेड वेपन्स, दोनों का प्रोहिबिटेड आर्म्स 2 कैटेगरी बनाता है। प्रोहिबिटेड में तब आ गया कि अगर मोटे तौर पर कहूँ कुछ चीजें, जैसे 2 हथियार हैं, 2 कोई केमिकल चीजें हैं जिनको मैं मिला के विस्फोट कर सकूं। अलग अलग विस्फोट नहीं करते हैं, लेकिन अगर मिक्स हो जाए तो विस्फोट हो सकते हैं। 2 गैस हो सकती है, 2 केमिकल्स हो सकते हैं, वो प्रोहिबिटेड हो जाएगा। जिनसे ऑटोमेटिक है, सपोज कि कोई जैसे AK-47 है या ऐसा कोई मशीन गन है जिसमें हम एक बार ऑटोमेटिक है, वो एक बार उसको अगर ट्रिगर कर दिया जाए तो या तो जब तक उसकी गोलियां खत्म नहीं हो जाती, या तो जब तक मैं इसको रोक नहीं दूं तब तक वो चलती रहती है। तो वो क्या मास डिस्ट्रक्शन करेगी। अगर गलती से कोई ट्रिगर दब गया तो बहुत ज्यादा वो लॉस करेगी। तो वैसे जो ऑटोमेटिक गन है, और सबमरीन होता है, टारपीडो होता है, एंटी एयरक्राफ्ट गन होता है, ये सारे प्रोहिबिटेड हैं इसके लिए जनरली एज पर लॉ। लेकिन लॉ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है। सपोज कि किसी एरिया में अभी राइट चल रहा है, दंगा हो रहा है वहाँ पर, ऐसे लाइक मणिपुर में अभी है, उस एरिया में कुछ ऐसे चीजें का भी वेपन के रूप में यूज हो सकता है। तो कहीं दंगा है तो लोग घर में डराती है, तलवार है, उसका भी यूज कर लेते हैं। तो उस एरिया के लिए, उस टाइम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है कि ये इस एरिया में अभी प्रोहिबिटेड वेपन्स है। एक तो हो गया जो परमानेंट प्रोहिबिटेड वेपन्स है, जो कि कोई भी पर्सन उसका लाइसेंस नहीं ले सकता है, उसको यूज नहीं कर सकता है, रख नहीं सकता। दूसरा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई करके किसी को प्रोहिबिटेड बना सकता है फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द एरिया बीइंग। जी ठीक है। बबीता जी आप बने रहिए हमारे साथ। आपने बहुत ही विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही विस्तार से इस आधे घंटे में आपने आर्म एक्ट से जुड़ी हुई तमाम जो जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।